कक्षा 11वीं भौतिकी। आज हम मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को मात्रकों की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मानक रूप से इनका क्या क्या परिभाषा दी गई है वो ली जा रही है। सबसे पहले आता है लंबाई का मात्रक, यानी कि लंबाई क्या है, कैसे नापते हैं। तो मानक मीटर्स में दिया गया 1 मीटर वास्तव में होता कितना है उसको नापने के लिए एक परिभाषा दी गई है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो पेरिस में है उसके द्वारा दी हुई है। चलिए देखते हैं लंबाई का मानक मीटर क्या होता है। ये है मानक मीटर जो कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो मानक मीटर को कैसे परिभाषित किया गया है ये थोड़ा सा जानना है। मानक मीटर, ये जो मानक मीटर है इसकी परिभाषा दी गई है। मानक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के पदों में परिभाषित किया गया है। इसकी लंबाई का परमाणुमीय मानक कहते हैं। ये लंबाई के लिए परमाणु मानक है, परमाणु के अनुसार ये कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्रिप्टॉन है 86। ये एक तत्व है जिसका परमाणु, इसके निर्वात में रखने पर इससे नारंगी रंग का लाल रंग का प्रकाश निकलता है। तो निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल रंग की जो तरंगें निकलती हैं उसकी लंबाई 1 मीटर है। इसका मापन याद रखना है आपको। 1650763.73 तरंगों की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर कहलाती है। चलिए अगला एक और परिभाषा दी गई है, तो ध्यान रखना है ये संख्या आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके बाद एक और परिभाषा दी गई है प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पर वायु वगैरह कुछ भी नहीं है, उसमें 1/299.7792 सेकंड में तय की गई दूरी भी 1 मीटर कहलाती है। तो ऊपर वाली परिभाषा वैसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, लेकिन नीचे वाली परिभाषा को भी आप लोग याद कर सकते हैं। नाउ चलते हैं हम लोग द्रव्यमान। द्रव्यमान में कैसे परिभाषित किया गया, मतलब 1 किलोग्राम की परिभाषा कैसे दी गई है आपको याद करना है। तो मापन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से एक बेलन रखा हुआ है, मानक बेलन जिसको बोलते हैं, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम परिभाषित किया गया है। तो वो परिभाषित भी आपको ढंग से याद रखना है कि वो वास्तव में परिभाषा क्या है। एक सिलिंड्रिकल टाइप का बेलन बना हुआ है, इस तरह का बेलन बना हुआ है, जो कि इसमें प्लेटिनम इरिडियम धातु का ये बना हुआ है बेलन। और इसमें ध्यान रखना ये जो हाइट है इसकी यानी ऊंचाई और ये जो व्यास है, दोनों के दोनों जो हैं एक ही उसके हैं, और वो है 39 मिलीमीटर। इतने मिलीमीटर का ये जो बेलन रखा हुआ है इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। एक दूसरी परिभाषा दी गई है आपको कार्बन परमाणु के अनुसार, यानी कार्बन C6 और 12 है, तो तत्व के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। अर्थात यही मानक किलोग्राम की परिभाषा है। ये मानक किलोग्राम की परिभाषा दी हुई है। चलिए समय की भी बात कर लेते हैं। समय को कैसे बताया गया है, ये भी सीजियम परमाणु से ही लिया गया है। सीजियम 133 परमाणु के विकिरण से जो कंपन होते हैं वो 9192631770 कंपनों में लगने वाला जो समय अंतराल है वो 1 सेकेंड कहलाता है। तो ये मानक सेकेंड की परिभाषा है, यहीं से सारे समयों की बातचीत होती है। अर्थात ये सभी समय आपको याद रखने हैं। ऐसे ही कुछ व्यवहारिक मात्रक आते हैं, जैसे पहले लंबाई का हम लेते हैं। लंबाई में कई सारी मात्रक यूज करते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा मात्रक बढ़ गए हैं। तो सबसे पहला मात्रक एक दे रहे हैं फर्मी। क्या होता है, इस फर्मी को 1 FM से दिखाते हैं और ये 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही सेकंड है एक एक्सरे मात्रक, इसका मतलब 1 एक्स यूनिट होता है और 10 की घात -13 मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम को A1 करके ऊपर 0 लगा देते हैं। ये बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, अर्थात 10 की घात -8 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, या 10 की घात -7 मिलीमीटर में ले सकते हैं, या इसको और भी मिला जुला कुछ कह दें तो 0.1 माइक्रो मिलीमीटर बोलते हैं इसको। अब चलते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मतलब 1 माइक्रोमी है m, 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। ऐसी एक खगोलीय मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको, AU से दिखाते हैं। ये 1.49 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। ये लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर या 10 की घात 8 किलोमीटर के बराबर मानते हैं। ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब समझते ही हो कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और 1 लाइट ईयर बोलते हैं इसको। इसका जो मान होता है 9.46 गुणा 10 की घात
15 मीटर होता है। अगर हम इसकी गुणा भाग करके निकालना चाहें इस दूरी को तो निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश की पहले चाल ले लेते हैं, ये होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, एक साल में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, और गुणा जो है 24 घंटे का दिन होता है, और 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकेंड होते हैं, इतने मीटर आएंगे। इसकी जो गुणा भाग करेंगे, जो भी गुणा कर लेंगे वो इतना हो जाएगा 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब एक पारसेक क्या होता है? पारसेक 1 पीसी प्रकाश वर्ष की कुछ यूनिट को मिला करके बनाया गया है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है पारसेक। पारसेक जो है अधिकतर साइंटिस्टों की बोलचाल की भाषा होती है, वो लोग पारसेक में ही बात करते रहते हैं। चलिए अब द्रव्यमान के बारे में चलते हैं। द्रव्यमान में कौन कौन से द्रव्यमान लिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले एक चंद्रशेखर इकाई। चंद्रशेखर हमारे यहाँ की साइंटिस्ट है, इसलिए इनके नाम पर ही एक यूनिट बनाई गई है 1CSU, दैट इज चंद्रशेखर यूनिट। ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना होता है, और इसका मान जो होता है वो 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एक चंद्रशेखर यूनिट होती कितनी है। चलिए चलते हैं बात एक मैट्रिक टन। वास्तव में मैट्रिक टन एक टन को ही बोला जाता है। ये होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। 1 कुंटल, ये तो आपकी आप आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं, ये कुंटल कितना होता है? ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है। ऐसे परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये जो आपको दिया हुआ है इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और इसका जो मान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, बहुत छोटा होता है। ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ANU में ही नापा जाता है, यानी इन्हीं कोटियों का होता है। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सबके मान जो है हम AMU में ही बताते हैं। चलिए अब समय की तरफ बढ़ते हैं। समय में किन किन मात्रकों का इस्तेमाल होता है देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है वर्ष। क्या होता है वर्ष? तो आप लोग सभी जानते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय 1 वर्ष। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम 1 वर्ष कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा हम चलते हैं चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा जितना समय लगता है उसे हम चंद्रमास कहते हैं। और ये जो समय चंद्रमास है वो 27.3 दिन के बराबर होता है, जिसे आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं सौर दिवस के बारे में। दिवस जो है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सौर दिवस कहलाता है। क्योंकि यह समय हमेशा बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। अतः 1 वर्ष के सभी दिनों को ले लेते हैं और उनका औसत लेकर के औसत सौर दिवस ज्ञात किया जाता है। तो हमने क्या करा, एक सौर दिवस जो है वास्तव में इतने दिवस के बराबर होता है। तो ये एक सौर वर्ष जो है वास्तव में 365.25 दिवस के, लेकिन दिवस कौन सा? औसत दिवस के बराबर होता है। तो हम औसत दिवस जब निकालेंगे तो 100 वर्ष का क्या होगा? 1/365.25 भाग होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद है। एक और आती है यूनिट आपके पास, सेंड्रियल दिन। ये क्या होते हैं? किसी दूर तारे के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक घूर्णन में लगा समय एक सेंड्रियल दिन कहलाता है। चलिए एक सौर दिवस यानी एक सौर वर्ष की बात करते हैं। एक सौर वर्ष में क्या होता है? 366.25 सेंड्रियल दिन होते हैं। 366.25 ध्यान रखना। और इसमें जो होता है ये 365.25 होते हैं औसत सौर दिवस। तो सेंट्रल सौर दिवस क्या होता है? एक सौर दिन से कुछ कम होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि ये एक सेंट्रियल दिन जो होता है एक सौर दिन से कम होता है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए एक सेक क्या होता है? सेक भी एक परिभाषा दी गई है, यह भी समय के लिए दिया गया। ये बहुत कम समय होता है। यह समय व्यवहारिक मात्रक है और परंतु वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है। तो एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए। ये कहाँ इस्तेमाल होता है जरा ध्यान से देखिए, मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगा उसको, शायद हो सकता है समझ में आ जाए।
ये एक परमाणु है जिसका ये न्यूक्लियस है जिसपे कि धन आवेश होता है और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं बनी हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के कारण इस एनर्जी को लेकर के वो अपनी ऊपर वाली कक्षा में कूद जाता है, यहां पर आ जाता है। लेकिन यहां पर ये जो होता है 10 की घात -8 सेकंड के लिए रुकता है और वापस अपनी कक्षा में फिर से आ जाता है। जब वापस आता है तो ली गई ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो ऊर्जा ली गई थी वो एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है और इसी से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो 10 की घात -8 सेकंड होता है बहुत कम समय होता है। इसका जो यूज होता है वो अधिकतर जो है इसी इलेक्ट्रॉनों के उसमें यानी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में होता है। तो इसलिए इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है और इसको अच्छी तरह याद रखेंगे कि कहां पर ये वास्तव में इसका इस्तेमाल होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है और इसकी परिभाषा कुछ ऐसी दी हुई है, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ये परिभाषा है। अब इसमें बात आती है कि ये त्रिक बिंदु क्या होता है। जिस ताप पर बर्फ, जल तथा जल वाष्प तीनों तापीय संतुलन में रहते हैं उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। अर्थात जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो संतुलन बिंदु जिसपे ये जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात वह ताप जिसपे ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। इसकी भी एक परिभाषा दी हुई है। इसमें दो तारों को समांतर रख करके उनके बीच की दूरी 1 मीटर रख करके और उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके बीच यदि बल जो है 2 × 10 की घात -7 न्यूटन का लगता है तो इस विद्युत धारा के परिमाण को हम 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। अब आती है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक कैंडिला होता है। इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 540 × 10 की घात -7 हर्ट्ज आवृत्ति और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला होती है। ये कैंडिला आप लोगों ने सुनी होगी, उसके लिए जैसे हम दिवाली वगैरह में यूज करते हैं उसके लिए है ज्योति तीव्रता, यानी कितना प्रकाश मिल रहा है हमें। अब आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो है मोल से दिखाई जाती है। पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं जिसमें उसके अवयवी परमाणुओं की संख्या अवगाड्रो संख्या यानी 6.023 × 10⁻23 या कार्बन 12 के 0.12 ग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। अर्थात यदि किसी परमाणु में इतने हैं तो 1 मोल कहलाता है। जैसे हम बात करें तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। इसका मतलब 16 ग्राम में परमाणु की संख्या इतनी होती है। मतलब ये 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23 होती है। इसी को 1 मोल कहते हैं। ये 1 मोल की परिभाषा है। अब हम चलते हैं कोणों। कोण तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है। वैसे ही समतल कोण ये तो जानते ही हैं, रेडियन होता है। समतल कोण के केस में हम कैसे करते हैं इसको, समतल कोण। ये समतल कोण जो है 2 डायमेंशनल होता है। मान लिया ये कोई वृत्त पे कोई एक वस्तु घूम रही है। इस वस्तु के घूमने से ये केंद्र है, इसका केंद्र से ये त्रिज्या मिला दी गई है। अब किसी क्षण ये वस्तु यहाँ पहुंच जाती है। मान लिया ये ए पे थी पहले, केंद्र इसका ओ था, अब वो बी पे पहुंच गई है। तो ये केंद्र से जब मिलाया जाता है तो इसके कोण ये जो बनता है इसको हम कोण कहते हैं। ये जो है कोण के लिए दर्शाया गया। इसका मात्रक रेडियन होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब बात आती है घन कोण की। घन कोण वास्तव में क्या होता है, तो घन कोण के लिए जरा देखिए। घन कोण जो होता है 3 डायमेंशनल फिगर होती है। मान लिया ये कोई गोला है। अब गोले के पृष्ठ पर ये कोई क्षेत्रफल कटा हुआ है। मान लिया इसका क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए है
और इसका केंद्र है और इसका भी पृष्ठ का ये केंद्र है, इससे मिलाने वाली ये रेखा है। तो यहां पर यदि सबको मिला दिया जाए ऐसे करके तो ये 3 डायमेंशनल करके कोण बनता है, इसको हम घन कोण कहते हैं। ये है हमारा घन कोण। घन कोण जो वास्तव में होता है वो आपका क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग होता है, यानी ये घन कोण होता है a/r²। ये आपकी बुक में दिया हुआ डिटेल में, आप लोग वहां से पढ़ेंगे। फिलहाल इतने ही परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।